नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी हमेशा आपके सामने दुनिया की सबसे अनोखी और सनसनीखेज कहानियां लेकर आती है। और आज हम जिस घटना पर बात करने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। समुंदर, एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने भीतर अनंत गहराइयां समेटे हुए। इंसान ने चांद तक तो अपनी पहुंच बना ली है, लेकिन समुंदर के भीतर ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। कहा जाता है कि समुंदर के भीतर ऐसे रहस्य हैं जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती। ऐसे अजीब और गरीब और खतरनाक जीव हैं जिसे हम सिर्फ कहानियों में पढ़ते हैं और जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यही रहस्य जीव अब समुद्री तट पर नजर आने लगे हैं, जिसके वजह से सोशल मीडिया पर एक अलग ही हड़कंप मच गया है। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव समुद्र तट पर नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले मेक्सिको के तट पर ओरफिश नजर आई, वो मछली जिसे कयामत की मछली कहा जाता है। सदियों से ये मान्यता है कि जब भी ये मछली सतह पर आती है तो धरती किसी बड़े संकेत की ओर बढ़ रही होती है। और फिर एक और चौंका देने वाला नजारा, एंगलर फिश भी समुद्री सतह पर दिखी। वो जो समुद्र की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है, अचानक से सतह पर नजर आई और फिर उसकी मौत हो गई। और ये सारी घटनाएं सिर्फ विदेश में नहीं घटी, बल्कि भारत के केरल में भी हजारों मछलियां एक साथ तट पर आ गई, जिसे स्थानीय लोग चकारा कह रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर इतनी भारी संख्या में मछलियां क्यों किनारे की ओर भागी। फिर ऑस्ट्रेलिया के तट पर 150 से ज्यादा फॉल्स किलर वेल्स फंस गई, जिनमें से 90 को बचाना तक मुश्किल हो गया। ये दृश्य 50 साल बाद दोबारा देखने को मिला, लेकिन इस बार इसका असर और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। और फिर ये सारी घटनाएं घटने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे पुराने लेविएथन से जोड़ रहे हैं। जी हाँ, वो लेविएथन जो विशाल समुद्री दैत्य है, जिसे दुनिया के विनाश का संकेत माना जाता है। सोशल मीडिया पर ये घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब हमारे साथ विशाल ठाकुर जी मौजूद हैं, जो एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। तो चलिए सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो भी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ये प्रकृति का खेल है या सच में कोई विनाश दुनिया में दस्तक देने वाली है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इन दिनों क्या चल रहा है, तो ये जो जितनी भी घटनाएं घट रही है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों हो रहा है ये सब? काफ़ी सारी घटनाएं अभी मैं भी देख रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है काफ़ी सोशल मीडिया से। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने ये रील्स फॉरवर्ड की है। सो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो एक अलग ही कौतुक लोगों के अंदर मतलब पैदा हो जाता है कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो है ओरा फिश की हम बात कर रहे हैं, कि जो अभी मेक्सिको के समंदर तट के ऊपर वो दिखाई दी और उसका वीडियो बनने के बाद वो काफ़ी वायरल हुआ है। सो ओरा जो फिश है एक्चुअल में ये कनेक्ट जो है इसका जो हम बोलते हैं मेथक कनेक्ट करता है जापान से। जापान में इसे काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसे समंदर का दूत भी कहा जाता है, कि जब भी ये मछली समंदर किनारे दिखाई देती है दैट मीन्स कि कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। ऐसा जापान के लोग बरसों से मानते हैं, यहाँ तक कि उनके जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी इस फिश का काफ़ी बार उल्लेख किया गया है। तो जो ओरा फिश है ये जो बोला जाता है कि मेसोपोलॉजिक जो साइट होती है, मतलब समंदर की जो लेयर जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, यानी कि समंदर की 600 साढ़े 600 फीट की गहराई में इस फिश को देखा जाता है। और ये जो फिश है काफ़ी सिल्वर कलर की होती है, पूरी चांदी के कलर से चमकती है। और इसकी काफ़ी यूनिक फ़िश है। सबसे पहले तो हम इस मछली को समझ लें कि मछली क्या है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्षेत्र के अंदर वो चमकती है। वो मछली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से वो तैर सकती है, और सूरज की रोशनी मिलने पर ये काफ़ी चमकती भी है। तो ये काफ़ी ऐसी समुद्री जीव सृष्टि है जो कभी ऊपर की तरफ नहीं आती है। मेसोपोलॉजिक जो एरिया है समंदर का उसी के अंदर रहती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से कभी कभार ये मछलियाँ समुद्र सतह पर आ जाती है या तो समुद्र किनारों पर आ जाती है। और जब भी ऐसी कोई जीव सृष्टि, समुद्री जीव सृष्टि जब समंदर के किनारों पर देखने को मिलती है तो हम इंसानों को उसको देख के काफ़ी कौतुक होता है, क्योंकि ये सामान्य तरीके से हमारी नज़रों में कभी आती नहीं है।
ये जो मछली है अभी जो हम देखते हैं कि मेक्सिको के तट पर दिखाई दी है, 2011 में ये जापान के समंदर तट पे दिखाई दी थी और काफ़ी बड़ी संख्या में दिखाई दी थी। कुछ 15 या 20 उस समय ये ओरा फिश वहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी और उस समय जापान में मतलब ये कहानी चलने लगी थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और उसी समय पे जापान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक और सुनामी आई जिसने ये मिथ को और भी पक्का कर दिया। तो ये जापान की जो स्टोरी है अब पूरी दुनिया में फैल गई और जब ये 2024 में कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे भी ये दिखाई दी थी और उसी दौरान में लॉस एंजलिस में भी एक अर्थक्वेक आया। तो ये जो धारणा थी अब ये धीरे धीरे मजबूत होने लगी है। मतलब इंसान चाहे कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं मिथ से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये कहानी अभी मेक्सिको के अंदर भी फैल रही है। वहाँ के भी लोग अब काफ़ी चिंतित हो गए कि ये मछली दिखाई दी है तो कुछ ना कुछ उनके साथ भी होने वाला है। ये औरा फिश तो मेक्सिको के तट पर नज़र आया ही आया, लेकिन साथ ही साथ में एंगलर फिश जो एक महज 6 इंच की थी, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है इसका वीडियो। साथ ही साथ केरल में भी ऐसा देखा गया कि अचानक से हज़ारों की संख्या में जो मछलियां हैं वो समुद्री तट पर नज़र आई। तो ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों हो रही है? क्या मतलब एक सटीक रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे? अगर साइंस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जहाँ ये ओरा फिश दिखाई दी है, ये रिंग ऑफ फायर वाला एक एरिया है। मतलब पैसिफिक ओशन जो हम बोलते हैं या प्रशांत महासागर बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका से लेके रशिया, एशिया के जो ईस्टर्न पार्ट्स है, जैसे कि हमारा जैसे इंडोनेशिया आ गया, वहाँ से लेके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये पूरा अगर आप एक सर्कल देखोगे तो इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ओरा फिश जो है वो इस रिंग ऑफ फायर के बीच में देखने को मिलती है। मतलब अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप जो है इसके बीच में ये आपको फ़िश देखने को मिलेगी और यहाँ पे ये आपको काफ़ी गहराई के समुद्री जीव भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम समझे, अगर हम पृथ्वी का अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये पहले लावा से बनी हुई थी, धीरे धीरे ये जमने लगी बरसात होने की वजह से। तो अभी भी ये जो हलचल है, भूस्तरीय हलचल जो हो रही है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये सारे जो महाद्वीप है वो टिके हुए हैं। अभी भी मतलब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से जब टकराती है, अपने आप को सेट करने की कोशिश करती है, तो उससे ऐसी वाइब्रेशंस भी पानी में निकलती है जो शायद हम इंसान ना सुन सकें, लेकिन समुद्र में रहने वाले काफ़ी सारे जीव उसको सुन सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक आने से पहले ज़मीन के अंदर रहने वाले जो चूहे हैं वो बाहर आ जाते हैं। थाईलैंड में हुआ था कि हाथियों को पहले से पता चल गई थी और वो ऊपर की तरफ निकल गए थे। तो ये सारे जो इंस्टिंक्ट्स है वो सब एनिमल्स को मिले हुए, जो हम इंसान उससे काफ़ी दूर है, हम वो सारी साइंस को नहीं समझ सकते। तो हो सकता है कि समंदर में होने वाली कुछ हलचल की वजह से ऐसे जो जीव है वो बाहर की तरफ आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार जानवर बीमार हो जाता है या तो फिर उसका जब कोई एंड टाइम आ जाता है उस समय वो ऊपर की तरफ भी गति करता है। तीसरा रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि समंदर के अंदर अब पॉल्यूशन लेवल पहले के हिसाब से काफ़ी बढ़ गया है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से भी कई बार कई समुद्री जीव जो सतह में रहते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो पिछले अगर आप 5-10 साल का अगर इतिहास निकालोगे तो ये सारी समुद्री जो जीव सृष्टि है जो पहले इंसानों ने नहीं देखी थी या काफ़ी कम देखी थी, अब वो इसीलिए धीरे धीरे बाहर आ रही है, हमको देखने को मिलती है। सेकेंड थिंग ये होती है कि काफ़ी सारे फिश और काफ़ी सारे ऐसे समुद्री जीव है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे बर्ड्स ग्रेविटी को देख के जो हमारा बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र है उसको पकड़ के ट्रैवलिंग करते हैं, वैसे काफ़ी सारी समुद्री जलचर जीव भी ऐसे हैं जो हमारे धरती के चुंबकीय क्षेत्र को पकड़ के ट्रैवलिंग करते हैं। कई बार उसके अंदर कोई गलती हो जाने की वजह से कई बार आप देखोगे तो व्हेल और डॉल्फिन्स जैसी मछलियाँ समुद्र किनारे पे आ जाती है, दिशा भूल जाती है, दिशाहीन हो जाती है। तो ऐसे मामलों में भी काफ़ी सारी मछलियाँ समुद्र किनारे पे आ जाती है। तो साइंस और को हम समझे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जीवों को समंदर किनारे को मतलब समंदर को छोड़ के समंदर के किनारों पर आना पड़ता है। और अभी ये औरा फिश जब से समुद्र तट पर नज़र आई है तब ये तो चर्चा चल ही रही है कि कोई भूकंप आने वाला है, कोई सुनामी आने वाला है। इसके साथ ही साथ अब एक नया टर्म जो मैंने तो पहली बार ही सुना है, लिवाइथन, ये टर्म भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये लिवाइथन जिसे समुद्र दानव कहा जाता है, लोग कह रहे हैं कि ये इसकी भी वापसी होने वाली, इसका आगमन होने वाला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में? अभी भी हमने समंदर को पूरी तरीके से नहीं जाना। हमारे लिए ब्रह्मांड में सफ़र करना बहुत आसान है, लेकिन समंदर की गहराई में जाना अभी भी इंसानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
धरती का सबसे गहरा कोना अगर हम बोलते हैं तो वो मरियाना ट्रेंच है। ऐसा कहा जाता है कि वो तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा है। मतलब एक माउंट एवरेस्ट को अगर आप समंदर में उल्टा कर दो, फिर भी उसकी चोटी समंदर के तल तक नहीं पहुंच सकती, मतलब मरियाना ट्रेंच तक नहीं पहुंच सकती। काफ़ी वर्षों पहले मरियाना ट्रेंच के अंदर जाने की काफ़ी वैज्ञानिकों ने कोशिश की, एक ऑपरेशंस किए, सबमरीन लेके वो नीचे भी पहुँचे। और कई बार उनको ऐसा फेस हुआ, मतलब ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जो सबमरीन्स है या उनके जो व्हीकल्स है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कई बार जो बड़े फिशरमैन्स है जो बोट लेके जाते हैं, उन्होंने देखा कि कई बार उनकी जो मोटी रस्सियाँ हैं वो किसी जीव ने काट ली है, और इतनी सफाई से काटी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो वर्षों पहले 2 मिलियन साल पहले, मतलब जो मेगालोडोन मतलब शार्क की भी बड़ी स्पीसीज थी, तो उनके भी दांत अभी भी जापान के फिशरमैन्स को नेट में मिल रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे रहस्य है जो अभी भी हमारे सामने आए नहीं है। उसी में से आपने जो स्पीसीज बताई है वो भी पाई जाती होगी, लेकिन उसके अभी तक साइंटिफिक या ऐसे कोई भी वीडियोग्राफिक हमको एविडेंस नहीं मिले हैं। लेकिन हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। समंदर बहुत ही विशाल क्षेत्र है। हम उसका अभी यूं कहे कि हमने 1 से 5% ही नॉलेज उसका गेन किया है। अभी भी हम 95% समंदर को नहीं जान पाए हैं। तो वैसी बहुत सी चीज़ें हैं जो समंदर के अंदर है और जो अभी तक बाहर नहीं आई है। उसकी अगर अब रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, जैसे ओरा फिश की हम बात करें, तो मेक्सिको के तट पे जो ओरा फिश मिली वो तो बहुत छोटी थी। लेकिन 1996 के अंदर यूएस नेवी के जो जवान है उन्होंने 23 फीट की एक ओरा फिश पकड़ी थी, जो आपको उसके एविडेंस फोटोग्राफ्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और कहा जाता है ये ओरा फिश बढ़ते बढ़ते कुछ 30-40 फीट की भी हो सकती है। सो वैसे बहुत से रहस्य है जो अभी तक भी हमारे सामने नहीं आए। जैसे एंगलर फिश की आपने बात की, एंगलर फिश ऐसी है जो जीती जागती लालटेन लेके घूमती है समंदर के अंदर, है ना। तो वो ऊपर क्यों आई है? तो जब तक उसके ऊपर शोध नहीं होगी, क्योंकि ये किस्से बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो उसका प्रॉपर स्टडी करना, रिसर्च करना, उसके कुछ मतलब फैक्ट्स ढूंढ के निकालना अभी भी इंसानों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है। पर इसके ऊपर जो मरीन साइंस है, जो दूसरे जो लोग हैं इस पे रिसर्चर्स है, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इसकी क्या सच्चाई है बाहर नहीं आ पाई है। तो अभी सोशल मीडिया पर ये जो हड़कंप छाया हुआ है कि सुनामी आ सकती है या कलयुग का विनाश होने वाला है, ऐसी सब बातें चल रही है, और ये लिवाइथन जैसे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो अब ये कितना चिंता का विषय है? मतलब इस पे कितना हम फोकस कर सकते हैं, कितना कितना स्ट्रेस में आ सकते हैं इसको लेके? देखिए, अगर हम इंसान है ना, अपने टाइम और एज से जुड़े हुए हैं, हम 50-100 साल के आगे का नहीं सोच सकते। पृथ्वी के अंदर जो होने वाली हलचल है ना, या जो कुछ भी कुदरत में हो रहा है, वो तकरीबन लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस है। मतलब ये 1-2 दिन की घटना नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स रोज सेट हो रही है, मतलब रोज धरती पे कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है। और इसका रिक्टर स्केल अगर हम चेक करें तो ये 1 या 2 के पॉइंट से भी बहुत कम होता है। आज भी जापान में अभी भी हम बात कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा अर्थक्वेक रिकॉर्ड हो रहा होगा सिस्मोग्राफ के ऊपर। पर वो इतना भयानक नहीं होता। भयानक तब होता है जब ये 5 के रिक्टर के ऊपर हो जाता है। जैसे 6 का रिक्टर हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 10 तक का हो गया। वैसे ये अर्थक्वेक के रेडियस बनाए हुए हैं। सो धरती के अंदर होने वाली हरकत, अच्छा काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहला जो महाप्रलय धरती पर आया था वो समंदर के अंदर मीथेन का लेवल बहुत हाई हो गया था। और उस समय समंदर की ऐसा कहा जाता है कि 92% जो स्पीसीज थी वो मारी गई थी। तो मीथेन का लेवल, सल्फर के वॉल्केनोस पानी के अंदर, जैसे धरती के ऊपर वॉल्केनोस है वैसे काफ़ी सारे वॉल्केनिक जो है वो पानी के अंदर है, और वो उसमें से सल्फर रिलीज करते रहते हैं। तो जब सल्फर का भी प्रमाण बढ़ जाता है तो उस हिस्से की जीव सृष्टि को भी काफ़ी नुकसान होता है। उससे बचने के लिए भी ये जो जीव है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ऐसा भी रिकॉर्ड होता है। तो घटनाएं कभी ना कभी होने वाली है, बनने वाली, हम इसको नहीं रोक पाएंगे। आज नहीं हो रही है, शायद कल हो भी जाएगी। अर्थक्वेक आने भी वाले हैं। सेकेंड थिंग, मैंने आपको बताया कि रिंग ऑफ फायर का अगर आप स्टडी करोगे तो ये कहा जाता है कि धरती के ऊपर 75% जो वॉल्केनो है वो इस रिंग ऑफ फायर के अंदर ही है। और धरती के ऊपर जो अर्थक्वेक आते हैं उसका 90% अर्थक्वेक की रिंग ऑफ फायर के आसपास है। तो आप देखिए कि भारत में आपको कभी ओराफिस दिखाई नहीं देगी।
तो वो रिंग ऑफ फायर के आसपास देखने को मिलेगी। प्रशांत महासागर इसका मुख्य बिंदु है और उसी में से ये महत्तम जो जीव सृष्टि बाहर निकल के आती है वो इसी समंदर के अंदर रिकॉर्ड होती है। दूसरे सारे जो समंदर के जो किनारे हैं या दूसरे हम ओशंस की बात करें, जैसे हिंद महासागर की अब बात करेंगे, तो यहाँ आपको ऐसी अभी तक कोई जीव सृष्टि दिखाई दी नहीं है जो आ गई हो। मेनली हमारे यहाँ डॉल्फिन्स है या व्हेल है या शार्क है, ऐसी सारी स्पीसीज ही आती है। लेकिन प्रशांत महासागर अपने अंदर काफ़ी सारे गहरे रहस्य छुपा के बैठा हुआ है। तो रिंग ऑफ फायर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आने वाले टाइम में भी ऐसे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स या इंडिकेशंस हमको मिलने वाले हैं। आज भी हम उसको कितने ऊंचाई पर अंडे रखती है उसके हिसाब से हम बरसात का अनुमान लगाते हैं। तो जीवों के इंडिकेशंस के साथ इंसानों का जो रिलेशन है वो काफ़ी प्राचीन टाइम से रहा हुआ है। हाँ, तो कुछ साइंस ऐसी है जिसको हम पूरी तरीके से अंधविश्वास भी नहीं कह सकते या इग्नोर भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सिंबल्स है, कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिसकी वजह से आने वाले छोटे मोटे से लेके बड़े प्रलय को हमें फेस करना है। ओरा फिश को डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। डूम्सडे का मतलब ही होता है अंत या प्रलय का दिन हम कह सकते हैं, या तो हम एंड ऑफ डेज कह सकते हैं, या हम कयामत का दिन कहते हैं। तो डूम्सडे फिश को कई जगह पे मतलब आतंक भी माना जाता है और कई जगह पर उसको, जैसे जापान के लोग उसको दूत भी मानते हैं कि वो फिश अगर आपको समंदर किनारे पे दिखाई दी है, दैट मीन्स कि वो एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में आपके समंदर किनारे के साथ कुछ घटनाएं हो सकती है। अर्थक्वेक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन पर आता है। जो अर्थक्वेक ज़मीन के अंदर आता है, समंदर के अंदर आता है, उससे क्या होता है कि उससे एक सुनामी भी पैदा होती है जो हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं। जापान भी 2011 में वो चीज़ भुगत चुका है, लॉस एंजल्स भी पिछले साल उस चीज़ को भुगत चुका है। तो हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें सीरियसली लेनी चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि इन सभी के पीछे सी पॉल्यूशन भी एक कारण है, तो सी पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? हम तो अपने स्तर पे नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन सी का जो पॉल्यूशन है ना वो इतने लेवल पे बढ़ गया है कि आप एक झटके में उसको ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। दुनिया के जो भी बड़े बड़े देश हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, या जितने भी वैसे लोग हैं जो द्वीप पे रहते हैं या समंदर किनारे रहते हैं, वो अपना जितना भी वेस्ट है, चाहे वो अपना केमिकल वेस्ट हो, चाहे वो अपना जो भी मतलब ह्यूमंस का जो भी कचरा हो या प्लास्टिक हो, ये सब अब समंदर में जा रहा है। समंदर में इसकी बहुत ही ख़राब और गंभीर असर हो रही है। ख़ास करके समंदर के अंदर रहने वाले जो कछुए हैं, जो जेलीफिश को खाते हैं, वो इस प्लास्टिक को जेलीफिश समझ के खा जाते हैं। उसमें काफ़ी सारे कछुए, जो समुद्री कछुए, वो मारे जाते हैं। कोस्टल एरिया के ऊपर ये कचरा बह के एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे द्वीपों पे पहुंचता है जहाँ पे पेंगुइन्स है, जहाँ पे अदर बर्ड्स है जो नेस्टिंग करते हैं, वहाँ तक भी ये प्लास्टिक पहुँच जाता है। तो इसे मतलब कंट्रोल करना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी हो सकता है। लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे जो वेस्ट है, जो समंदर में जो डायरेक्ट जा रहे हैं, उसे हम किसी तरीके से रोकने का या कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये शायद नामुमकिन है, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होगा। ऑलरेडी माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे फूड में आने लगे। हम तो समंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी इंसान माइक्रो प्लास्टिक, ऐसा कहा जाता है कि एक वीज़ा कार्ड जितना माइक्रो प्लास्टिक हम हर साल अपने बॉडी में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक को नहीं रोक पा रहे, तो समंदर में गए हुए प्लास्टिक या पॉल्यूशन को रोकना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। अब आखिरी सवाल कि जो लोग इन घटनाओं को लेकर बेहद चिंता में हैं, तो उनको आप कुछ संदेश अगर देना चाहें? देखिए, आप चाहे कितनी भी चिंता कर लीजिए, कुदरत अपना खेल खेलती है। आप अर्थक्वेक को, सुनामी को, टाइफून्स को, टोर्नेडो को, तूफान को कभी नहीं रोक पाओगे। ये कुदरती घटना है, इसी के ऊपर ही धरती बनती है, इसी के हिसाब से जीव सृष्टि बनती है, इसी के हिसाब से जीव सृष्टि का अंत होता है और उसी के बाद नई जीव सृष्टि का सर्जन होता है। तो ये घटनाक्रम पिछले करोड़ों सालों से चल रहा है। इसके पहले 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस टाइम में भी एक महाप्रलय आया था। हालांकि वो एस्ट्रॉइड था जो धरती से आके टकराया था। उस समय भी काफ़ी सारी जीव सृष्टि डायनासोर्स इस धरती पे से चले गए, इसीलिए इंसान आ पाए, है ना। तो ये घटनाएं रेगुलर है, ये होती रहेगी, इसको हम किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि ऐसी घटनाओं के साथ रहने की हमको आदत डालनी चाहिए। दूसरा कि सृष्टि के ऊपर ये जो पोल्यूशन की वजह से और ये जो हम लोगों ने जो पृथ्वी की हालत ख़राब की है, तो इसका परिणाम अब हमको भुगतना ही है। चाहे आप छोटी सी घटना देख के डर जाते हो, तो आपको ये पहले सोचना चाहिए था।
आपने जो इतना एयर पोल्यूशन, आपने जो लैंड पोल्यूशन, आपने जो समंदर में पोल्यूशन किया, आपने जो नॉइज़ पोल्यूशन किया, आपने जो सृष्टि के साथ किया है, तो सृष्टि भी उसका रिवॉर्ड आपको वापस देगी। तो बस यही है, कम से कम पोल्यूशन करने की, या तो फिर हम सृष्टि की, प्रकृति की हम रक्षा करें उसके साथ, क्योंकि वो है तो हम है, प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। और इसके गंभीर परिणाम काफ़ी सारी बार हम देख रहे हैं कि पिछले 5-10 साल में कंटिन्यू कहीं ना कहीं जंगल में आग लग रही है बड़े पैमाने। अभी भी आपने देखा कि यूएस में बहुत बड़ा फॉरेस्ट, इतना डेवलप कंट्री भी उस जंगल की आग को काबू में नहीं ले पाया। तो हम इस प्रकृति की जो घटनाएं है, जो प्रलय है, उसके सामने हम तुच्छ जीव है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस हमें प्रकृति के साथ एक बैलेंस बनाना है, उससे रिस्पेक्ट देना है और उसके साथ कोएग्जिस्टेंस करके रहना है, यही मेरा मैसेज है। जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं ना, तो लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। क्लाइमेट चेंज है या तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब हम लोगों के लिए वर्ड मैटर नहीं करते इंसानों के लिए। लेकिन क्लाइमेट चेंज के भी काफ़ी गंभीर इफेक्ट आ रहे हैं, जिससे काफ़ी बड़ी बड़ी नॉर्थ पोल की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बर्फ़ की शिलाएँ आज अलग हो रही है, पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ने वाला है। तो कहा जाता है कि 2050 तक ऐसे काफ़ी सारे महाद्वीप है जो पानी में डूब जाएंगे, है ना। तो काफ़ी सारे जगहों पर ऐसा हो रहा है कि ये समंदर के पानी को रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं, लेकिन उससे भी वो उस प्रलय को नहीं रोक पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर गर्म हो रहे हैं और समंदर के अंदर काफ़ी सारे वोल्केनो है जो थोड़े थोड़े टाइम में लावा बाहर निकालते हैं, उसी से महाद्वीप बनते हैं, उसी से ज़मीन बनती है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र सतह के अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से पानी गर्म होने लगता है और ये सारे जो जीव है गर्म पानी से बचने के लिए ऊपर ठंडी सतह की तरफ आने की भी कोशिश करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि गहरे समंदर के जीव बाहर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने विशाल जी से सुना कि समुद्र किनारे ये जितनी भी घटनाएं घट रही है वो प्रकृति का हमारे लिए संकेत है, चेतावनी है और अभी भी वक्त है संभलने का। हमें हमारे पर्यावरण को बचाना होगा, संरक्षित करना होगा। धरती पे बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेना ही होगा, क्योंकि अगर समय रहते ही हमने इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो ये तय है कि आने वाले भविष्य में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और रही बात सोशल मीडिया पर इन दिनों जो भी चर्चा चल रही है ऑरा फिश को लेकर या समुद्री जीव को लेकर, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या सच में कलयुग का विनाश होने वाला है या लेविथन का आगमन होने वाला है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसी तरह की रहस्यमय और अद्भुत कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV।